Welcome friends, welcome once again to the channel. Today's topic is going to be an interesting topic for all those students who have recently taken admission in hotel management course and aspire to become budding professionals, chefs. तो स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं फूड प्रोडक्शन में वो कुकिंग से रिलेटेड होता है और कुकिंग को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये समझें व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड। किसी काम को क्यों किया जाए, तो उसी तरीके से कुकिंग क्यों करना ज़रूरी है, कुकिंग क्यों करना ज़रूरी है या क्यों करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, इन्हीं पे गौर फरमाएंगे। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। The aim or the intention of cooking is to see that the food cooked undergoes a physical and a chemical change। तो कुकिंग के दौरान होता क्या है, फिजिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज भी होता है। इसलिए हम लोग फूड प्रोडक्शन के साथ साथ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन भी पढ़ते हैं। फूड साइंस हमें ये बताता है कि डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड पे हीट का क्या प्रभाव पड़ता है, हीट का क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये 5 न्यूट्रिशन एलिमेंट्स होते हैं। इन पांचों पे हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम पढ़ते हैं फूड साइंस में। और फूड प्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से, किस मेथड ऑफ कुकिंग से कितना फर्क पड़ता है इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, देयर फ्लेवर एंड व्हाट कम्स आउट एज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, डिलीशियस प्रोडक्ट, जिसको आप एक कार्नरी डिलाइट बोल सकते हैं। वो इन सब की देन है। कौन सा मेथड यूज़ किया है, कौन सी टेक्निक यूज़ की है, कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं आपने कुकिंग में, ये सब डिटरमाइन करते हैं कि आपकी डिश कैसी होने वाली है। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों की जाए कुकिंग, उद्देश्य क्या है। कुकिंग पार्टली स्टरलाइजेज द फूड। तो जाहिर सी बात है, हाई टेम्परेचर पे जब कुकिंग होती है और वाटर बॉयल होता है अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस विच आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट किल्ड, गेट डिस्ट्रॉयड। देन कुकिंग हेल्प्स टू मेक फूड मोर डाइजेस्टिबल। तो क्या होता है, जैसे कि आप कच्चा आलू नहीं खा सकते, राइट? तो उसी तरीके से आलू को जब पका लेंगे तो जो स्टार्च है आलू में, दैट विल गिव यू कार्बोहाइड्रेट इनसाइड द बॉडी व्हेन इट गेट्स एसिमिलेटेड, डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। पर उसको इस टेक्सचर में लाना कि हम उसको खा पाएँ, तो कुकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें जेलेटनाइजेशन प्रोसेस होता है जिससे स्टार्च जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में और पोटैटो का टेक्सचर सॉफ्ट हो जाता है और आप उसको वैरायटी ऑफ डिशेज में यूज़ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप पोटैटो को कितना पका रहे हैं, कैसे पका रहे हैं। कुकिंग इंक्रीजेज पैलेटेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी का मतलब है कि आप जब कोई चीज़ खाते हैं, मुंह में सलाइवा जनरेट होता है और वहाँ से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पोटैटो जैसे वेजिटेबल का जिसका मैंने एग्जांपल लिया है, या किसी मीट को ले लें आप, तो कच्चा नहीं खा सकते, आप उसको पका के ही खा सकते हैं। कुकिंग मेक्स फूड मोर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस एंड देयरफॉर मोर एपेटाइजिंग। जब अच्छा दिखेगा तो कहने की बात नहीं है, मानी हुई बात है कि जो चीज़ अच्छी दिखती है वो जाहिर सी बात है हर किसी का टेस्ट करने का मन करता है उसको, और आप खिंचे चले जाते हैं उस चीज़ की तरफ जो आपको खूबसूरत नज़र आती है। तो सेम चीज़ लागू होती है फूड पे भी। तो अगर फूड अट्रैक्टिव दिखेगा, कुकिंग के बाद क्या होता है, हमने कुकिंग के दौरान कई स्पाइसेस यूज़ किए, कई मसाले यूज़ किए और फूड को बाद में वेल प्रेजेंट किया एक प्लेट के अंदर, प्रॉपर गार्निशिंग की, डेकोरेशन की, तो उस चीज़ों का बहुत असर पड़ता है क्योंकि हम मुंह से खाने से पहले आँखों से खाया करते हैं, राइट? आँखों से खाते हैं और आँखों से जो देख लिया, जो सेंस ले लिया, तो अपने आप मुंह में सलाइवा जनरेट होता है खूबसूरत चीज़ को देख के, किसी मिठाई को देख के, किसी नमकीन को देख के। जो नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं, कबाब देख लें तो उनके मुंह में सलाइवा जनरेट होने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं कि अट्रैक्टिव अपीयरेंस होने की वजह से फूड मोर एपेटाइजिंग हो जाता है। कुकिंग इंट्रोड्यूसेस वैरायटी। फिर से एक वही बात आ रही है कि कुकिंग से वैरायटी क्रिएट होती है। इसका एग्जांपल फिर से आलू दूंगा, पोटैटो किंग ऑफ वेजिटेबल्स। आलू को आप हजारों प्रकार से बना सकते हैं। कॉन्टिनेंटल कुकिंग में बनाइए, इंडियन में बनाइए, जैसे मर्जी बनाइए, डिपेंड करता है आलू को आपने कितना पकाया, फिर कैसे बनाया, किसी सब्जी के साथ मिला के बनाया या अकेले ही बनाया,
फॉर एग्जाम्पल आलू से फ्रेंच फ्राई भी बना लीजिए, आलू से आलू का टिक्की भी बना लीजिए, बर्गर में लगा लीजिए, या आलू से आप सैलड बना लीजिए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी या वैरायटी बोलते हैं इस चीज़ को। तो कुकिंग से वैरायटी आती है। कच्चा आलू तो कच्चा आलू एक ही है ना, लेकिन जब पका लिया तो उससे आप वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं डिशेस की। कुकिंग हेल्प्स टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड मील। अब बैलेंस्ड मील की जब बात करता हूं, कुकिंग के दौरान जो न्यूट्रिशन है वो भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? आपने ये तो है नहीं कि केवल आलू लिया और पानी में उबाल दिया, आप साथ में कुछ स्पाइसेस डालेंगे, कुछ हर्ब्स डालेंगे, ठीक है, कुछ और वेजिटेबल या मीट प्रोडक्ट भी डालेंगे, कोई डेयरी प्रोडक्ट भी हो सकता है आप यूज़ करें, क्रीम यूज़ करें, दही यूज़ करें। तो उनसे क्या होता है, एक बैलेंस्ड मील, एक न्यूट्रिशनल एलिमेंट इंक्रीज हो जाता है। हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट, वो पूरी हो जाती है जब हम कुक करके कोई डिश तैयार करते हैं। कुकिंग प्रिजर्व्स फूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पुराने ज़माने में अचार बनाए जाते थे, मुरब्बे बनाए जाते थे, स्ट्यूड फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो पिकल्स हैं या स्ट्यूड फ्रूट्स हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्व्ड फूड। तो क्या होता है, कुकिंग से जर्म्स जब किल हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उस फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं व्हाई वी कुक फूड। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। कुकिंग मटेरियल्स, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड इन कुकिंग टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट डिश। ईच इंग्रेडिएंट इन अ डिश हैज़ अ स्पेशल पार्ट टू प्ले। स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, टेंडराइजर है, खटाई है, सारिंग एजेंट्स हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, थिकनिंग एजेंट्स हैं, ये सारी कमोडिटीज़ हैं। इन पे भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप सभी ज़रूर देखें, कमोडिटीज़ यूज्ड इन इंडियन कुकिंग। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें विद डिस्क्रिप्शन, विद फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी कि किचन में यूज़ होने वाली डिफरेंट सामग्री कौन कौन सी है और उन सामग्री का क्या क्या रोल है कुकिंग प्रोसेस में, राइट। तो फाउंडेशन इंग्रेडिएंट होता है विच इज़ द बेस इंग्रेडिएंट। फिर कोई फैट या ऑयल यूज़ किया जाता है, कोई रेजिंग एजेंट यूज़ होता है, जैसे बेकरी में बेक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, केक्स होते हैं, मफिन्स होती हैं, ब्रेड्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिंग एजेंट्स भी होते हैं, नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, केमिकल है, राइट। एग्स है, सॉल्ट है, लिक्विड है, फ्लेवरिंग एंड सीजनिंग, स्वीटनिंग एजेंट्स एंड थिकनिंग एजेंट्स। सो ऑल दीज कमोडिटीज आर यूज्ड इन द कुकिंग प्रोसेस। फाउंडेशन इंग्रेडिएंट जैसा मैंने बताया बेस होता है, और हर फूड में ये 5 न्यूट्रिशन एलिमेंट्स जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ये मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एक्शन ऑफ हीट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो एक्शन की मैं बात कर रहा था कि हीट से क्या प्रभाव पड़ता है इन न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स पे, तो होता क्या है, जैसे स्टार्च जो पोटैटो में है वो टेंडराइज हो जाता है, उसका जेलेटिनाइजेशन होता है, और उस जेलेटिनाइजेशन प्रोसेस से, या राइस का एग्जांपल ले लें आप, राइस स्वेल्स टू 3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम आफ्टर कुकिंग। तो एक चावल का दाना अगर 1 ग्राम का है तो अपने से 3 गुना ज़्यादा वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में 3 या 4 ग्राम का हो जाता है, फूल जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जेलेटिनाइजेशन, GELATINIZATION। तो ये याद रखें, व्हाट इज जेलेटिनाइजेशन? इट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। तो अब शुगर पे क्या होता है, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। शुगर में कैरामलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 163 से लेके 177 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैरामलाइजेशन होता है। कैरामलाइजेशन वो स्टेज है जहाँ पे शुगर एक गोल्डन सिरप में कन्वर्ट हो जाता है। और आप देखते हैं 5 स्टार का ऐड देखते हैं, बारवन का ऐड देखते हैं, तो उसमें एक कैरमल का लेयर दिखाते हैं। तो वो कैरमल वही है, गोल्डन सिरपी sugar liquid which comes at a temperature of 163 to 177 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा और भी स्टेजेस ऑफ कुकिंग शुगर होती हैं, जैसे पर्ल स्टेज हो गया, सॉफ्ट बॉल, हार्ड बॉल, सॉफ्ट क्रैक एंड हार्ड क्रैक, विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एट विच द शुगर इज कुक्ड, राइट। तो एक शुगर का टेम्परेचर नापने के लिए जब हम शुगर को बॉयल कर रहे होते हैं, वी यूज़ अ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पे अगर हम शुगर को मेंटेन कर लें तो वी गेट दैट पर्टिकुलर स्टेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ एक्शन ऑफ हीट ऑन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में बेसिकली एक रिएक्शन होता है जिसको हम
कोएगुलेशन बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज एग। आप एग्स लेते हैं, ऑमलेट बनाते हैं या बॉइल्ड एग बनाते हैं, तो सभी में एक चीज कॉमन हो रही है, वो लिक्विड पार्ट जो एग का है वो सॉलिडिफाई हो रहा है, और सॉलिडिफाई हो रहा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो होता क्या है कि ये कोएगुलेशन प्रोसेस होता है जिसमें अमाइनो एसिड्स, जिससे वो प्रोटीन बना हुआ है, वो आपस में एंटेंगल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कोएगुलेशन बोलते हैं। और वो लिक्विड एग था वो एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यू गेट सॉफ्ट बॉइल्ड, हार्ड बॉइल्ड, डिपेंडिंग आप कितनी देर उसको पका रहे हैं वैसी कंसिस्टेंसी मिलती है। अब सॉफ्ट बॉइल्ड एग को आप 3 से 5 मिनट उबालेंगे, हार्ड बॉइल्ड एग को आप 8 से 10 मिनट उबालेंगे, मीडियम को 7 से 8 मिनट उबालेंगे। तो डिपेंड करता है कितनी देर आपने एग को बॉयल किया, एंड यू गेट दैट कोएगुलेशन, राइट। एक्शन ऑफ हीट ऑन फैट्स। फैट्स में बेसिकली क्या होता है, फैट मेल्ट्स व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द हीट, चाहे वो एनिमल सोर्स का फैट है, लार्ड है, सुएट है, या फिर वेजिटेबल फैट है, या फिर कोई सैचुरेटेड फैट है जैसे बटर हो गया, देसी घी हो गया, विच इज ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो होता क्या है कि फैट मेल्ट हो जाता है, और जब मेल्ट होता है तो यू कैन यूज इट एज अ स्प्रेड, यू कैन यूज इट एज अ कुकिंग मीडियम, बहुत तरीके के यूजेस हैं। और फैट का स्मोक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोक पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द फैट स्टार्ट्स एमिटिंग स्मोक। तो होता क्या है, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनका स्मोक पॉइंट इज हायर देन दोज विच आर अनसैचुरेटेड फैट्स। इसलिए आप देखेंगे डालडा, पाल्मोलिन ऑयल या फिर देसी घी अगर फ्राइंग के लिए यूज हो तो वो ज़्यादा देर तक सस्टेन करता है बनिस्पत उसके कि आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं या ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इसलिए इन ऑयल्स को हम प्रेफर नहीं करते फ्राइंग के लिए, बिकॉज फ्राइंग में टेम्परेचर जो होता है इट रीचेज अबव 220 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 220 डिग्री से ज़्यादा जब टेम्परेचर हमने झेलवाना है एक ऑयल को, तो इट हैज़ टू बी अ सैचुरेटेड ऑयल जिसके अंदर प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग है उसका स्ट्रक्चर, और वो सस्टेन कर सकता है इस टेम्परेचर को। तो स्मोक पॉइंट देर में आएगा और आपका वो तेल ज़्यादातर चलेगा। तो होता क्या है, एक चीज़ और होती है, ज़्यादा देर तक आप ऑयल को यूज़ करते जाएं। आपने देखा होगा हलवाइयों की दुकान पे समोसे तलते 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 उसी में पकौड़े भी तल रहे हैं, और वो तेल काला हो जाता है, ग्रीसी हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। इसको हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। फैट begins to thicken and become gummy. This is known as polymerization. And fat that has reached this stage is no longer fit for use. जो इस स्टेज पे पहुंच गया दैट इज नॉट फिट फॉर यूज, ना तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, ना ही वो जिसमें उसमें कोई चीज़ पकाई जाएगी तो वो उसका टेस्ट भी खराब कर देगा। ठीक है, एक और रिएक्शन फैट का वेरी इंपॉर्टेंट, रैंसिडिटी ऑफ फैट, RANCIDITY। रैंसिडिटी ऑफ फैट का क्या मतलब है कि आपने फैट्स को इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में रख दिया, गलत टेम्परेचर और गलत ह्यूमिडिटी में रख दिया। मान लीजिए आपका फैट या बटर फ्रिज में रह गया और आप छुट्टियों पे चले गए और फ्रिज की लाइट चली गई पीछे से, राइट। तो क्या होगा, वापस आएंगे तो फ्रिज को जब खोलेंगे तो एक बड़ा ही पंजेंट सा ऑफ स्मेल आएगा, गंदा बदबू आएगा। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो आपका फैट है, वो बटर था, वो रैंसिड हो गया है, वो खराब हो गया है, उसमें से वो स्मेल आ रहा है, राइट। दिस इज नोन एज रैंसिडिटी ड्यू टू द इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फैट, inadequate humidity and inappropriate temperature conditions, right? Now action of heat on minerals. There is no appreciable loss of minerals due to cooking except when cooking liquor is thrown out. इसका क्या मतलब है, इसीलिए हम बोलते हैं जो भी चीज़ पकाओ उसका जो पानी है उसको फेंको मत, क्योंकि जब आपने कोई वेजिटेबल या मीट किसी पानी के अंदर पकाया, उसी पानी में उसके न्यूट्रिशनल एलिमेंट, उसके तत्व समा गए, डिसॉल्व हो गए। और अगर आप वो पानी ड्रेन ऑफ कर रहे हैं और बाद में उसको किसी में मिक्स कर रहे हैं उस सब्जी को निकाल के, तो उस पानी के साथ साथ आपका न्यूट्रिशनल एलिमेंट भी लॉस्ट हो गया, वो भी निकल गया, राइट। तो इसलिए उसी पानी को यूज करके पकाएं अगर आपको मिनरल्स को मेंटेन करना है। मिनरल्स आर जनरली soluble in water and that is the reason they get dissolved in water, and when you throw away that water you are losing those essential and important minerals from the food. Then comes the action of heat on vitamins. Vitamin C is the only vitamin which becomes unstable when heated, although careful cooking helps to retain some part of it. Vitamin A and D are not destroyed by ordinary methods of cooking.
बट विटामिन बी में बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग इफ कुक्ड एट हाई टेम्परेचर। तो होता क्या है, ए और डी ये फैट सॉल्युबल हैं और बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। अगर आप फैट में कुकिंग कर रहे हैं तो ए और डी उस फैट में डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर आप वाटर एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग यूज कर रहे हैं तो उसमें बी और सी विटामिन डिसॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल इज बेकिंग ऑफ बिस्किट्स और व्हेन कुकिंग लिक्विड इज थ्रोन आउट। तो जब आप कुकिंग लिक्विड थ्रो कर देंगे तो जाहिर सी बात है आप न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को भी फेंक रहे हैं। So this was all about what are the effects of heat on different nutritional elements of food. I have explained those all in just one presentation for you to grasp the concept, and along with that I have also explained what are the aims and objectives of food. I hope you liked this short video, and in coming time I'll be making some more interesting videos for all you guys who have just recently joined hotel management course. So best of luck for your career and do share my content with your friends and family, क्योंकि फूड के बारे में जो जानकारी है वो सभी के लिए जानना ज़रूरी है, सभी को मालूम होना चाहिए, because food is something divine, food is God for human beings especially. Thank you.